Bismillahirrahmanirrahim. Hello student, this is Sir Tariq over here, and I hope so you are fine at your home and taking precautionary measures regarding coronavirus, and I hope so you are also keeping fast at your home. So students, this video is about the second part of chapter number 2, and subject is chemistry. Okay student, the title of this chapter is chemical combination, and this is our chapter number 2 according to book. I have already made first part of this video, the explanation of this chapter. Now this is second part. Okay, I have explained you some important topics of this chapter already in video part number 1. Now this is part number 2. Okay, in this chapter we will study about some important definitions or numericals. Okay student, let's take a start. You can see an equation in your video, E is equal to mc square. This is called Einstein theory or the Einstein equation. सही है, ये कह रहा है कि एनर्जी बराबर है किसके, ये बराबर है मास के और लाइट के स्क्वायर के. सही है, लाइट का जो ये वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो तो इसके बराबर है. इसका मतलब है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो ये एक रिलेशन इसने बताया है. सही है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो है मैं डेफिनेशन इसका पढ़ लूँ तो क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये वही लिखी हुई है स्टूडेंट डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन मास डेट इज़ लॉस्ट एंड एनर्जी डेट इज़ रिलीज इन केमिकल रिएक्शन. कि कह रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो है अगर मास जो है लॉस्ट हो रहा है, जैसे आप बर्निंग ऑफ वुड है, अगर आग जला रहे हो लकड़ियों को तो लकड़ियाँ तो ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन उससे हीट एनर्जी रिलीज़ होगी जो आपके काम में आएगी. सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है कि E इज़ इक्वल टू क्या है, वेयर E इज़ द एनर्जी. सही है, कैपिटल E. उसके बाद E कैपिटल E एनर्जी का हो गया. सही है, C द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सही है, इसकी वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट रहती है. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इफ फॉलोज दैट केमिकल चेंज देयर विल बी अ नेग्लिजिबल मास चेंज. अंदर कह रहा है कि रिएक्शन के अंदर ये होगा, मास में थोड़ा सा चेंज आएगा. जैसे हम इसी आइंस्टाइन कह रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. लेकिन आइंस्टाइन कह रहा है कि थोड़ा सा मास में चेंज आएगा जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का एक फार्मूला बनता है. जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक केमिकल फार्मूला जनरेट होता है. एग्जांपल क्या है इसकी, द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, वाटर का H2O है. इसी तरह केमिकल फार्मूला डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये स्टैंडर्ड होता है. उसके बाद सिंबल क्या है कि किसी भी एलिमेंट को आप एक अल्फ़ाबेट से शो कराते हैं जो एक सिंबल होता है. जैसे कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है. सही, यहाँ पे कैल्शियम की एग्जांपल दी हुई है और हाइड्रोजन की दी हुई है. फार्मूला क्या है स्टूडेंट, अ फार्मूला इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स फॉर एटम्स और आइंस डेट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड. फार्मूला जब बनता है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना लें तो उनका एक केमिकल फार्मूला बन जाता है. सही है, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है स्टूडेंट, वाटर की एग्जांपल दी हुई है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है आपको. इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड जनरेट होते हैं, डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं और उनके अपना जो है केमिकल फार्मूला होता है कोई ना कोई. सही है, कैल्शियम कार्बोनेट बुक स्टडी करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी सारी अबाउट केमिकल फार्मूला. बुक रीड कर लेना स्टूडेंट, ये टॉपिक्स आपके बुक में दिए हुए हैं सारे. सही है, तो 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे पिक्चर ले ली और उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो चीज़ें रह गई हैं वो देख लो. और न्यूमेरिकल्स के की एक्सप्लेनेशन मैं इधर दूँगा.
यहाँ पे स्टूडेंट ये सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर एन विद द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे मालूम करते हैं? सही है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो तो आपने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है एन से। और एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? नीचे दिया हुआ है, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो ये फार्मूला वेट में आगे आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि फार्मूले का मास कैसे कैलकुलेट करते हो ना, फार्मूले का वेट कैसे निकालते हो। आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट जिसका फार्मूला बन रहा है एन के वैल्यू एन का, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट को डिवाइड करना है एम्पेरिकल फार्मूला वेट से। सही है कि उनके जो मासेस होंगे मॉलिक्यूलर मासेस को ऐड कर लेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे मालूम करते हैं हम किसी भी फार्मूले का, वो आगे न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हम सीख लेंगे। सही है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैसे कैलकुलेट होता है। अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए तुम्हें बोले तो एम्पेरिकल फार्मूला को आप मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू एन से। सही है, और एन की जो फार्मूला है वो नीचे दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्या है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। के नीचे एग्जांपल देख लो क्या है। डेफिनेशन तो मैंने रीड कर ली है लेकिन एग्जांपल पहले समझना ज़रूरी है। NaCl स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है, एक फार्मूला है। सही है, उसका मास क्या है? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है NaCl की। Na का जो मास है वो 23 है। सही है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 23 आ जाएगा। 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आ जाएगा। अभी 23 इसका स्टैंडर्ड मास है पीरियोडिक टेबल में Na का, और 35.5 Cl जो क्लोरीन है उसका स्टैंडर्ड मास है। सही है, इनके जो नंबर ऑफ़ एटम गिवन है वो 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक आंसर हो गया 23 बनता 23। 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 35.5। दोनों को ऐड कर लोगे 23 और 35.5 को 58.5, इसका क्या आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा। सही है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया, ये फार्मूला मास हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई जी कि फार्मूला मास की एग्जांपल हमने ले ली। उसके बाद मोल की डेफिनेशन है। मोल कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड द फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मोल 1 मोल कहलाएगा। जैसे 1 मोल का मतलब ये है कि भाई एक यूनिट में कितनी चीज़ें आती हैं। जैसे एक डज़न में 12 आती हैं। सही है, 12 क्वांटिटी आती है कि एक डज़न में, एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं। तो 1 मोल में 6.02 10⁻⁻³ एटम्स आते हैं। तो 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। जैसे नीचे वाली डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na इज कॉल्ड अ मोल। और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.02 10⁻23। सही है, ये जो है आप बुक में देख लेना, उसके अंदर वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होगी जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, हमेशा उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, वही रहती है और वही आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो हमें पता चला कि मोल जी एक यूनिट होता है जिसको हम जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। और ये बताने, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने एक बड़ा यूनिट बनाया हुआ है, समझ लो मोल। सही है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपाउंड को या किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी केमिकल को डिफ़ाइन करने के लिए, बताने के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने ये एक डेफिनेशन बनाई हुई है जी, मोल। इसी थर्ड डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और अ फार्मूला मास इन ग्राम। अच्छा, ये भी वही चीज़ है स्टूडेंट के डिफरेंट वर्डिंग्स में डेफिनेशन लिखी हुई है मोल की, लेकिन ये समझ लो कि एक यूनिट है, बड़ा यूनिट जो हमने अपनी कन्वीनियंसी के तौर पे बनाया हुआ है। सही, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। तो ये फार्मूला याद करना होगा आपने, न्यूमेरिकल में काम आएगा स्टूडेंट। सही है, क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास और फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास।
सही है। ये एटॉमिक मास को लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि एक एटम होता है, जैसे यहाँ पे Al है एलुमिनियम है तो एटॉमिक मास बोलेंगे, अगर H2O है तो फार्मूला मास या फिर मॉलिकुलर मास। सही है। H2O को हम फार्मूला मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि H2O एक फार्मूला है कंपाउंड का, तो हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे। सही है। आगे मास कैलकुलेट आपको करना सिखाऊंगा कि कंपाउंड का मास कैसे कैलकुलेट होता है। ये उसको आप फार्मूला मास कह लो या मॉलिकुलर मास कह लो, एक ही बात है। सही है। अभी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में आपको गिवन होगा, जैसे 10 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। सही है। आगे न्यूमेरिकल अगर यहाँ पे एग्जांपल में मैंने रखा होगा तो आपको समझ आ जाएगी हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो ये जो ग्राम में वैल्यू है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर, सही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो ऊपर वैल्यू है डिवाइड में जो ऊपर वैल्यू है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये जो है आपको ग्राम में हमेशा दी जाएगी। क्वेश्चन में गिवन होगी ये वैल्यू अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो। सही है। अब वैलेंसी की डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं। सही है। ये जो है टॉपिक्स आपके सारे आ रहे हैं इसके अंदर 1 बाय 1, तो इसको पहले वीडियो को देख लो, समझ लो अच्छी तरीके से। सही है। उसके बाद जो है हम इसका काम करेंगे। अभी तो ये अच्छा जी, वैलेंसी द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। जो एक एटम की दूसरे एटम से कंबाइनिंग पावर है, जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं एलिमेंट, वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। कि किसकी एलिमेंट की कितनी पावर है। वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट के हर एलिमेंट की अलग वैलेंसी होती है, यानी कंबाइनिंग पावर होती है एक दूसरे से। अच्छा जी, एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लें कि NaCl जैसे कंपाउंड है तो वो उसमें Na सोडियम और क्लोरीन मिल रही है, तो उसमें कौन सी एलिमेंट की वैलेंसी ज़्यादा होगी। सही है। कि आपस में इंटरमिक्स होते हुए कौन से एलिमेंट की वैलेंसी ज़्यादा होगी, Na की या Cl की। सही है। तो ये एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कि देखो क्या है, नीचे एग्जांपल में आओ, बेंजीन की एग्जांपल दी हुई है C6H6। तो C6H6 इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH। सही है। तो CH जो है प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, इसमें जो है एम्पेरिकल फार्मूला इज़ डेट फार्मूला विच शोज द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये जो फार्मूला बन रहा है C6H6, ये प्रॉपर फार्मूला है, ये मॉलिकुलर फार्मूला कहलाता है। और CH जो है इसके अंदर, ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। सही है। उसके बाद इसी तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोज की, उधर भी क्या है C6H12O6 जो है ये प्रॉपर फार्मूला है ग्लूकोज का। सही है। मॉलिकुलर फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका? CH2O। आगे न्यूमेरिकल होगा इसका स्टूडेंट, उसके अंदर समझ आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर फार्मूला एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। सही है। इसके बाद ये चीज़ समझ आ गई। और ये चीज़ पेपर में भी पूछी जाती है। सही है कि एम्पेरिकल फार्मूला वो गिवन दे देते, उसके बाद आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन जब शुरू हुई थी मेरी, तो वहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, उसको आपस में डिवाइड कर लोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है किससे? एम्पेरिकल फार्मूला से। सही है। ये अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सही है। पढ़ लो। और ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी बातें हैं वीडियो देख रहे हो तो हर बात जो है आपने समझनी है। सही है। बार बार वीडियो देखना कि उसके अंदर मैंने क्या चीज़ बताई है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। आगे इसकी एग्जांपल आएगी तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि क्या है। तो ये C6H6 मॉलिकुलर फार्मूला है और CH जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ स्टूडेंट। सही है। आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है बेंजीन का CH। C किसका? कार्बन का। H किसका? हाइड्रोजन का। सिंबल याद होने चाहिए आपको। सही है। दोनों को जब कार्बन और हाइड्रोजन मिला तो क्या बना? एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का। अब इसको मॉलिकुलर फार्मूला कैसे बनाएं? तो जी इसका मास कैलकुलेट कर लिया हमने, 12 + 1 कितना हो गया? 13। तो ये मास किसका कैलकुलेट किया हमने? कार्बन और हाइड्रोजन का मास। सही है। स्टैंडर्ड मास जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 12 होता है कार्बन का, और H जो है हाइड्रोजन का। इन दोनों को प्लस कर लिया, 13 हो गया। स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया हमने, 78 को डिवाइड कर दिया 13 से। 78 क्या था? गिवन मास ऊपर दिया हुआ है मॉलिकुलर मास 78। सही है। इसका
इसको डिवाइड कर लिया, 6 आ गया, 6 n की वैल्यू बनेगी। एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे आप एम्पेरिकल फार्मूला से, जो कि आपका है CH, तो CH तो ये क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। सही है कि C के साथ छोटा सा 6 जुड़ गया और H के साथ छोटा सा 6 जुड़ गया, तो इसका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। उसके बाद देखो मोलर मास की डेफिनेशन स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट हैज़ अ फिक्स्ड यूनिट। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के साथ अगर हम ग्राम लगा दें, G लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। सही है, जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 12 होता है फार्मूला। एटॉमिक मास बोल लो कि कार्बन का जो है 12 होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके साथ हम G लगा दें तो बस वो होता है कि एटॉमिक मास यूनिट से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं G से, तो ये इसका मोलर मास कहलाता है। तो हम ये याद रखना बात के मोलर मास के साथ G लगता है और मॉलिक्यूलर मास के साथ नीचे दिया हुआ है, नीचे NH3 का जब मॉलिक्यूलर मास उन्होंने निकाला तो क्या है, ये मोलर मास नहीं है, क्या है, मॉलिक्यूलर मास, तो 17 AMU है। सही है, क्योंकि मोलर मास के साथ तो G लगाओगे, तो इसने यहाँ पे N का और NH3 की एग्जांपल दी हुई है अमोनिया की। N का पहले मास कैलकुलेट कर लिया, सही है, 14 जो है पीरियोडिक टेबल में मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको बाद उसके नंबर ऑफ एटम 3 दिए हुए ऊपर हाइड्रोजन के अमोनिया गैस के फार्मूले में, और उसका 1 दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, उसके बाद इसको प्लस कर लिया। सही है, बस यही होता है। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, तो नीचे मैं जो समझाता हूँ बच्चों को वो फार्मूला मेथड समझाता हूँ, आसानी से याद रहता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है एवोगाड्रो नंबर Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस। सेकंड मेथड देखो नीचे जो दिया हुआ है, सही है, मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, जब एवोगाड्रो नंबर Na की वैल्यू होगी 6.02 10⁻23, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिया 8 से, जो गिवन मास होगा इसका ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद इसे नीचे 44 आ गया, ये क्या है इसका, ये फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। सही है, तो बेसिक पहले फार्मूला मास कैलकुलेट करना सीखो कि हाउ टू कैलकुलेट फार्मूला मास। तो एटॉमिक मास को जब हम गिवन नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो नीचे छोटा सा नंबर होता है, तो आपका ये फार्मूला मास निकल आता है। अब इसमें 6.02 को आप मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर में 8 से और डिवाइड कर दो 44 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो नीचे आंसर में आ रही है 1.094 मल्टीप्लाई बाय 994, फिर उसको 10⁻23 ऐसे लिख दो, तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एटम कहलाएंगे। उसके बाद वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी एलिमेंट का या मैटर का। सही है, उसके बाद आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी हुई है स्टूडेंट। मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सही है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है स्टूडेंट, एटम बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम जो है इतना उनका हिसाब किताब नहीं रख सकते, तो हम उसको एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और उस मॉलिक्यूल जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। सही है, अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ है कि हम जैसे गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक अपना एक फार्मूला होता है। सही है, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कितने, एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिले हैं, तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सही है स्टूडेंट, डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं। सही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, वाटर का H2O। सही है, नाइट्रिक एसिड का HNO3, अमोनिया गैस का NH3। सही है, तो ये डिफरेंट जो है कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं और ये हमें याद रखना होता है। सही है, जब डिफरेंस बता रहा था मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला को, तो ये बताया था हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है। अच्छा, फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। सही है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक जो किसी भी कंपाउंड का फार्मूला होता है, जैसे CO2 लिखा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है।
क्या है CO2 एक मॉलिक्यूल। अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पीछे हम स्टडी करके आए हैं केसेस में, डिफरेंट एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे ये देख लो कि इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा दोबारा C का स्टूडेंट के मास है पीरियोडिक टेबल में 12 होता है, सही है। ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मैंने ये C के आगे इक्वल टू लगाया, O के आगे इक्वल टू लगाया और 12 लिख दिया और 16 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके गिवन एटम से, सही। जो C के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 1 लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में। और O के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, छोटा सा, सही है। तो ये 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के आंसर आ गए। जैसे 12 और 32 निकला है, सही है। अब इनको प्लस कर लो तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, सही है स्टूडेंट। ये समझ आया। डेफिनेशन इसकी लिखनी होगी आंसर में। और आपने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है, क्योंकि डिफरेंट जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके अंदर ये पूछा जाता है। तो ये वैल्यू हमने इस तरह कैलकुलेट करके रखनी होती है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? देखो फार्मूला याद कर लो इसका। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास और फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में सीखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, यानी हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन एक चीज़ है ना, कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है किसी कंपाउंड का। तो इसका आप एटॉमिक मास नीचे रखोगे, सही है। ये एटॉमिक मास कहलाएगा क्योंकि कार्बन सिंगल एटम है। ये CO2 तो नहीं है। अगर CO2 होता तो क्या कहलाता? मॉलिक्यूलर मास कहलाता, या फार्मूला मास भी कह सकते हो उसे CO2 का। लेकिन यहाँ पे कार्बन, फिर स्टूडेंट वैल्यूज़ रख के ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, सही है। 50/12 50 ग्राम अपॉन 12 एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो इसको, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में या टॉपिक क्या है हमारा, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ वन एटम। ये याद रखना टाइटल, मास ऑफ वन एटम, चाहे किसी का भी हो, कार्बन का हो, एल्युमिनियम का हो, मास ऑफ वन एटम, सही है। न्यूमेरिकल कैसे याद रखोगे? हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ वन एटम। अब बाय फार्मूले पे आ जाओ, नीचे वाला सेकंड मेथड करा रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, फार्मूला याद कर लो। अच्छा स्टूडेंट, इसका फार्मूला जो है बाय फार्मूला जहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में, उसके सेकंड स्टेप से देखना तुम, सही है। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो बस इतना करना है आपने, फर्स्ट स्टेप फार्मूले का नहीं लेना, सही है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ये नहीं आएगा फर्स्ट स्टेप में, बस सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा। 2 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मास ऑफ वन एटम याद रहेगा कि वन एटम कैलकुलेट करना है, किसी का भी, कार्बन का या फिर एल्युमिनियम का या किसी का भी आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट का। तो यहाँ पे फार्मूला होगा एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास इसका क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? ये न्यूमेरिकल में कोई ग्राम में वैल्यू तो नहीं दी हुई आपको, तो इसमें 2 वैल्यूज़, अगर ये मास नहीं दिया हुआ आपको तो आप ये 12 रख दें उसकी जगह, उसका एटॉमिक मास जो है, और अपॉन डिवाइड कर दो उसको 6.02 10⁻23 से। अब ये कैसे सॉल्व होगा? 12 डिवाइड हो जाएगा 6.02 से, सही है। और जो है एक आंसर बनेगा 1.993, और ये 10⁻23 जो नीचे लिखी हुई है ये ऊपर आ जाएगी, और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये हमने देख लिया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही है। ये हमें पता चल गया, आंसर निकल आया हमारा, सही है। सिर्फ ये वैल्यू हमने डिवाइड करनी है 12 को 6.02 से, बाकी तो 10⁻⁴ को ऐसे ही छोड़ना है, सिर्फ नीचे से ऊपर लाना है। उसके बाद आ जाओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब ये नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, पीछे क्या करना था? कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम, सही है। मास ऑफ वन एटम, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट करने हैं, टाइटल याद रखना, सही है। इसका भी नीचे आ जाओगे फार्मूले पे, बाय फार्मूला, यानी 2 मेथड होते हैं तो उसमें से कोई सा भी हमें एक आना चाहिए कोई। तो हमारे पास क्या है? सिंपल, जो हमें सिंपल लग रही है चीज़, जो समझ आने वाली है, फार्मूले से चले जाओगे इजीली याद हो जाएगा, सही है, जहन में रह जाएगा। नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, ये एल्युमिनियम एटम कह लो, इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस। ये मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर ग्राम में वैल्यू गिवन होगी, अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में होता है, सही है।
अब यहाँ पे 6.02 10⁻23 रख दी स्टूडेंट, सही है, मल्टीप्लाई बाय 5 ग्राम, जो ऊपर वैल्यू दी हुई है मास ऑफ सब्सटेंस की 3 वैल्यूज़ हैं, फार्मूले में ऐड कर दी। अच्छा, ये 10⁻23 को सॉल्व नहीं करना, बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो कैलकुलेटर के अंदर। 6.02 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 27 से डिवाइड कर दो, जो आंसर है, आंसर क्या बनेगा 1.114 या कुछ पॉइंट के बाद अगर फिगर चेंज भी आ रही है तो मसला नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, सही है। उसके साथ आपने 10⁻23 को जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, ये एटम्स कहलाएंगे कि एलुमिनियम के 5 ग्राम एलुमिनियम में 1.114 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं, सही है। ये चीज़ समझ आ गई। फार्मूले से चले जाओगे तो ज़्यादा इजी होगा समझना, अगर ऊपर जाओगे एक्सप्लेनेशन में समझने में तो उसमें फंस जाओगे फिर, सही है, तो उसमें कोई गलती कर दोगे समझने में। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट फार्मूले से आ जाओ, फार्मूला याद होगा, बस टाइटल याद रखना, नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने का ये फार्मूला है। अगर फार्मूला गलत लिखा तो जो है ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, सही है। ऐसा हो कि नंबर मास ऑफ 1 एटम मालूम करने के लिए आया, तुमने नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला लगा दिया। तो स्टूडेंट ये जो है समझ लो वीडियो देख के सारे टॉपिक, सही है। अब काम जो है इस चैप्टर का वो मैं आपको सेंड करूँगा, सही है, ईद की वेकेशंस में या ईद की वेकेशंस के बाद। उसके बाद जैसा भी हो, जैसा आपका हो जाए करे अगर काम, तो मुझे बता दिया करो ताकि मैं सेंड कर दिया करूँ ग्रुप में। आई होप सो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, सही है। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।